हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते बेटा केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th का 3rd यूनिट का इनटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना। इस सीरीज में हम पूरे इनटेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करे, फॉर द रिएक्शन आर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर to 0.02 molar in 25 minutes. Calculate the average rate of reaction using units of time both in minutes and second. ओके, यानी कहने का मतलब जो एवरेज रेट आएगा उसको मिनट में और सेकंड में आपको कन्वर्ट करना है। तो देखिए बेटू, आपको पता होगा कि एवरेज ए रेट जो होता है इसका फार्मूला पढ़े होंगे कि माइनस डेल्टा आर यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग होगी अपॉन डेल्टा टी, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं बेटा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R2 यानी फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट R1। ओके, और टाइम में भी क्या होता है T2 माइनस T1 यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम में से माइनस कर देंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या क्या दिया है यहाँ पर। इनिशियल कंसंट्रेशन यानी पहले जो कंसंट्रेशन दिया है बेटा वो 0.03 मोलर दिया है और बाद में कितना हो जाएगा बेटा 0.02। तो R1 क्या हो जाएगा 0.03, R2 क्या हो जाएगा बेटा 0.02। ओके, तो पुट कर दीजिए वैल्यू, तो R2 की जगह पर हो जाएगा बेटा माइनस 0.02 और फिर माइनस R1 की जगह पर क्या लिख देंगे बेटा 0.03। आर यू अंडरस्टैंड। और T2 माइनस T1, तो देखिए यहाँ दो अलग अलग टाइम नहीं दिया बल्कि क्या किया बेटा एवरेज टाइम ऑलरेडी दे दिया है 25 मिनट। तो बेटा डेल्टा टी की जगह पर हो जाएगा 25। बेटू जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये आ जाएगा माइनस 0.01। ठीक है ना, माइनस में आएगा और माइनस ऑलरेडी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मतलब प्लस में वैल्यू हो जाएगी अपॉन 25। कंफ्यूजन बेटू, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर मिनट, है ना, या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, मोलर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको कहा क्या रहा है बेटा, ये तो मिनट में हो गया लेकिन सेकंड में भी आपको बताना है। तो आपको पता है कि 1 मिनट जो होता है दैट इज 60 सेकेंड के बराबर होता है। तो जो एवरेज रेट आया है पर मिनट में वो कितना आया था बेटा, वो आया था 4 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना, मोलर पर मिनट, यही तो आया था। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करें बेटा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन, अब मिनट को सेकंड में बदलेंगे बेटा तो 60 से डिवाइड कर देंगे। जब बेटू इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻�6। अब ये मोल पर लीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। यहाँ पर इनकी जगह पर चाहें तो इनकी जगह पर सिर्फ एम भी लिख सकते हैं क्योंकि मोलरिटी की यूनिट एम भी होती है बेटा मोलर। ठीक है ना, तो दोनों में आंसर हमारा आ गया। आई होप समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बेटा। क्वेश्चन में तुम कह रहा कि बेटा इन अ 2A प्रोडक्ट, है ना, concentration of A decreases from 0.5 mole per liter to 0.4 mole per liter in 10 minutes. Calculate the rate during this interval. बेटा जब टाइम इंटरवल की बात कर देगा तो एवरेज रेट हो जाएगा। इट मीन्स आपका इक्वेशन हो जाएगा 2A प्रोडक्ट। तो देखिए एवरेज रेट लिखने का जो तरीका होता है बेटा, जो उनके मोल होते हैं ना, मोल जो होते हैं उसको 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में राइट करते हैं। ठीक है ना, 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स, तो -1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 मोल हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या लिखा बेटा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, वही कहानी, बस यहाँ 1/2 इसलिए लिख लिया क्योंकि मोल यहाँ पर दिया हुआ है बेटा। ठीक है ना,
तो मोल को हमेशा 1 बाई नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में राइट किया कीजिए। तो बेटू अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, अगर दो अलग अलग दिया है तो बेटा -1/2 है ना। यहाँ पर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A2 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन T2 माइनस T1 कन्फ्यूजन। तो चलिए अब देखिए क्या क्या दिया बेटा, -1/2 A2 कितना दिया बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन कितना करा है 0.4। तो बेटा यहाँ पर हम क्या कर देंगे 0.4, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना लिया बेटा 0.5 लिया है, तो 0.5 अपॉन टाइम T2 T1 अलग अलग नहीं दिया है, बल्कि क्या दे दिया बेटा टाइम इंटरवल दे दिया 10 मिनट्स, तो टाइम 10 लिख देंगे। ओके, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/2 और ब्रैकेट में क्या होगा बेटा 0.4 और -0.5 कितना आ जाएगा बेटा -0.1 अपॉन 10। कन्फ्यूजन, तो रेट कितना हो जाएगा बेटू, अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 0.005, ठीक है ना। या आप चाहें तो इसको डेसिमल को 3 प्लेस राइट भेज देंगे बेटा, तो 5 इंटू जितना राइट उतना माइनस, रामपाल बताया था 10⁻³ मोलर, और टाइम मिनट में लिया है तो पर मिनट, या मोलर की जगह पर चाहे तो मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर मिनट। ओके, तो ये होगा बेटा सेकंड क्वेश्चन। आई होप समझ लिए होंगे। चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या करे बेटू, फॉर ए रिएक्शन A + B प्रोडक्ट द रेट लॉ इन गिवन बाई R = K एक्टिव मास ऑफ A दिया नहीं, यहाँ पर भूल गया है, यहाँ हाफ बेटा A पर हाफ पावर दिया है क्वेश्चन में, और B के पावर बेटा 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी बेटा इक्वेशन कुछ ऐसा दिया है, R = K एक्टिव मास ऑफ A पावर हाफ एंड B पावर 2 हो गया। तो बेटा ध्यान देना, आपको पता है कि ऑर्डर क्या होता है बेटा, इसको कहते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको क्या कहते हैं बेटा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब किसी रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है बेटा दैट इज कॉल्ड, उसका सम क्या कहलाता है बेटा ऑर्डर। यानी रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है, दर समीकरण जो होगा उसमें जितने रिएक्टेंट हैं उसके पावर का योग कर दीजिए बेटा, सम कर दीजिए, तो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 + 1/2, इट मीन्स हो जाएगा 5/2, या आप लिख सकते हैं 2.5, ये उसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है, द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स X and Y follows second order kinetic. If concentration of X is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of Y? तो Y बेटा कितना अफेक्टेड होगा, ठीक है ना। तो एक रिएक्शन कह रहा है बेटा X to gives Y, ठीक है ना। अब सेकेंड ऑर्डर कह रहा है बेटा, तो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन क्या बनेगा R = K, अगर सेकेंड ऑर्डर का है बेटा तो x की पावर कितना कर देंगे, x की पावर 2 कर देंगे। ओके, अब देखिए कह क्या रहा बेटा, ये तो हमारा पहला इक्वेशन मान लीजिए हो गया, इसको हमने कंसीडर कर लिया बेटा R1, ए फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब कह क्या रहा बेटा कि अगर हम इफ कंसंट्रेशन ऑफ X इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, x के कंसंट्रेशन बेटा 3 गुना बढ़ा दिया जाए, तो हाउ विल अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन y कैसे अफेक्टेड होगा, बात समझ में आ रही है। तो चलो देखो दूसरा कंडीशन बेटा R2, तो R2 क्या हो जाएगा बेटा कि x का कंसंट्रेशन 3 टाइम बढ़ा दिया बेटा, 3x कर दिया, अब 3x का स्क्वायर कर देंगे बेटा, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी आ जाएगा 9k ब्रैकेट में x², इट इज इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि y पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो पहले इसका हम रेशियो देखते बेटा। तो चलिए इक्वेशन
फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड कर देंगे बेटा। तो देखिए क्या हो जाएगा, R1 बाई R2 इज इक्वस टू, तो R1 की जगह पर क्या लिखे बेटा, K एक्टिव मास ऑफ X का स्क्वायर। अब बेटा नीचे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 9K X स्क्वायर। बेटा कंपैरिजन करिए तो कौन कौन कैंसिल होने वाले हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/9 आ गया, 1/9 आ गया। R1/R2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/9, ठीक है ना, 9। तो R2 कितना हो जाएगा, यानी सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, तो R2 किधर भेज देंगे तो हो जाएगा 9 इंटू R1, यानी कहने का सेंस हो गया बेटा कि अगर 3 टाइम कंसंट्रेशन एक्स का हमने बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम बढ़ जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी 9 टाइम इंक्रीज, 9 टाइम इंक्रीज। Thus rate of formation of Y is also 9 times increased, 9 times increased। ओके भैया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, वाई का भी कंसंट मतलब फॉर्मेशन रेट बढ़ जाएगा। तो यही क्वेश्चन पूछा था। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्या करा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट ऑफ 1.15 into 10 to the power -3. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 ग्राम, है ना। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया बेटा 1.15 इंटू 10 टू -3 सेकेंड इनवर्स दिया है, ठीक है ना। इट मीन्स के की वैल्यू दे दिया है बेटा, के की वैल्यू कितना दिया है 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड इनवर्स। ओके, ये रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर है तो दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन R0 कितना लिया बेटा, 5 ग्राम, 5 ग्राम। R की वैल्यू यानी लेफ्ट कंसंट्रेशन कितना लिया बेटा, कितना बचेगा रिड्यूस्ड होकर के 3 ग्राम। जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है बेटा, उसकी हेल्प से हम लोग देखें तो क्या था, K इक्वल टू 2.303 अपॉन T, ओके, लॉग R0 बाई R। एनी प्रॉब्लम, ये तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन था फर्स्ट ऑर्डर का बिट्टू, एक क्वेश्चन हो गया, आर अंडरस्टैंड। अब टाइम पूछ रहा बेटा, तो टाइम को हम उधर भेज देते हैं तो के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा 2.303। अब रेट कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। एनी प्रॉब्लम, हो गया। अब लॉग बताइए R0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था बेटा, 5 ग्राम लिया था, कितना लिया था 5 ग्राम, और फाइनल रिड्यूस्ड होकर के बेटा जो लेफ्ट कंसंट्रेशन बचता है वो 3 ग्राम बचता है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए इसको अगर देखें तो log 5/3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, log a बाई बी की वैल्यू होती है log a माइनस log b, log a माइनस log b। तो log 5 माइनस log 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटो, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वैल्यू 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए log 5 की जानते कितनी वैल्यू आती है, log देखिए इसको रटने की आवश्यकता नहीं, वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में बेटा वैल्यू दे दी जाती है, तो आती है 0.6990। log टेबल में अगर आपको प्रॉब्लम होगी बेटा तो log टेबल मेरा वीडियो बना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको log टेबल की का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ब्रीफ वहाँ एकदम डीपली एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे हम पता करते हैं। log 3 की वैल्यू बेटा होती है 0.4771, ओके।
log 5 की कितनी होगी बेटा 0.6990 और log 3 की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा 0.4771। ओके, चलिए उन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.303, ये तो यही रह जाएगी बेटी 303 अपॉन 1.15 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। जब उसको हम माइनस करेंगे बेटा तो माइनस करने पर आ जाएगी वैल्यू 0.2219 के अप्रॉक्स हो जाएगी, ठीक है ना। अब कुल मिलाकर के टाइम कितना आएगा बेटा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो पूरा ओवरऑल सॉल्व करने बेटा आ जाएगा, देख लीजिएगा 44.27 के अप्रॉक्स हो जाएगी, इतना सेकेंड में आंसर आ जाएगा। यानी टाइम कितना लगेगा बेटा 444.27 सेकेंड, ठीक है ना, कि लगभग आ जाएगा बेटा। तो यही पूछा था कितना टाइम लगेगा, चूंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड में थी तो हमारा जो टाइम भी होगा बेटा उस सेकंड में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या करा बेटा, टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 सल्फ्यूरिक क्लोराइड SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज 60 मिनट। अच्छा बताइए, इनिशियल अमाउंट का हाफ जब कह रहा है तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, हाफ लाइफ की बात कर रहा है, ठीक है ना, हाफ लाइफ की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, गिवन वैल्यू बेटा टी हाफ दे दिया है 60 मिनट, confusion 60 minute. If the decomposition is first order reaction तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, तो K इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ, ठीक है ना। तो बेटा 0.693 और टी हाफ की वैल्यू कितनी बेटा 60। जब इसको हम लोग सॉल्व करें बेटा 0.0115, ठीक है ना। ये क्या बेटा, चूंकि टाइम मिनट में लिया गया है तो इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मिनट इनवर्स हो जाएगी। ओके, मिनट इनवर्स या 1.15 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स भी कह सकते हैं। अब देखिए अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मान लीजिए सेकंड में पूछा नहीं है, लेकिन अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो ध्यान देना इसी वैल्यू को बेटा मिनट में है तो 60 सेकेंड है ना, 1 मिनट में कितने होंगे बेटा 60 सेकेंड हो जाएगा। तो मिनट इनवर्स है यानी मिनट नीचे है तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो अप्रॉक्स इसकी वैल्यू जानते हैं कितना हो जाएगा 1.925 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड इनवर्स। फिलहाल मिनट इनवर्स में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। तो बेटा आपको बता दें, पढ़े हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट में, है ना, जो टेम्परेचर है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट जब हम बताया तो बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट में हमने बताया था कि अगर KT + 10 कर दिया जाए यानी T + 10 डिग्री पर 10 डिग्री और KT का रेशियो जो होता है बेटा इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स। यानी कहने का मतलब हो जाता है बेटा कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती है। और जब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी 10 डिग्री सेल्सियस पर तो निश्चित तौर पर रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। ओके, अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का जो डिपेंडेंस को शो करने के लिए आर्हेनियस ने एक इक्वेशन दिया था बेटा, आर्हेनियस बाबा ने एक इक्वेशन दिया था। क्या दिया था बेटा उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि K इज इक्वल्स टू A बेस E टू द पावर -EA अपॉन RT, ठीक है ना। ये आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है बेटा। ये बता रहा है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है और रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ ये क्या है बेटा, आर्हेनियस फैक्टर बोलते हैं या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। ये क्या है बेटा, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी है। आर बिट्टू क्या है, गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स। याद रखना सॉल्यूशन बेटा हम लोग इसकी वैल्यू जो है वो लिए थे 0.0821 है ना,
लेकिन वहाँ पर क्या था बेटा, लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में था। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी जूल में ली जाएगी, तो जूल में इसकी वैल्यू इतनी होती है। ओके, और टी जो है बेटा, यहाँ पर टी जो है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल पर होगा बेटा। और शायद आपको पता होगा कि जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273.15 ऐड कर देते हैं प्लस डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड कर देंगे, हालांकि अप्रॉक्स 273 भी ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यही कह रहा है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, क्या कर रहा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज द टू 10 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी का जब भी केस आ जाए तो कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करें बेटा, आर्हेनियस इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन log K2 by K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R। अब बेटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2, दोनों को मल्टीप्लाई करते नीचे। ओके, इक्वेशन है। अब देखिए क्या करें बेटा, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डबल्स। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन अगर डबल हो जाएगा तो K2 बाई K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। यानी अगर एक K है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये 2K हो जाएगा। यानी log K2 बाई K1 की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, log 2 आ जाएगा, डबल हो जा रहा है, ठीक है ना। EA अपॉन 2.303 की वैल्यू 2.303 ही रहेगी कि चेंज होगा, नो चेंज बेटा, है ना। आर की वैल्यू बेटा अभी मैंने बताया था कितना होता है पिछले क्वेश्चन में, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, ठीक है ना। अब टेम्परेचर कितना दिया बेटा, टेम्परेचर देखिए ध्यान दीजिएगा, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है, 298 केल्विन टेम्परेचर दिया है। तो ये T1 हो गया बेटा, T1 कितना हो जाएगा ध्यान देना, 298 केल्विन। अब T2 कितना होगा, तो कह क्या रहा बेटा कि 10 केल्विन इंक्रीज किया जा रहा है, तो 298 था, 10 बढ़ा दिया बेटा, तो कितना हो जाएगा टेम्परेचर, 308 केल्विन। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे बेटा 308 माइनस 298 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई भी करना है, 298 इंटू 308 केल्विन टेम्परेचर। ओके बेटा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों वहाँ log 2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.3010। ओके, यहाँ हो जाएगा ये अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू ली गई थी 8.314 ओके, इंटू बेटा 308 में जब हम 10 से 298 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा, और नीचे बेटा उतना ही रहेगा, 298 इंटू 308। कन्फ्यूजन, एक टेम्परेचर में हो गया। अब बताइए EA की वैल्यू अगर हमें पता करना है, EA, तो EA तो यहीं रह जाएगा। अब करना क्या बेटा, सारे टर्म उधर जाकर के 3010 की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा 3 पॉइंट, इसके बाद हो जाएगा 2.303 भी मल्टीप्लाई करेगा, उधर भेजेंगे तो 298 केल्विन भी मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, 308 भी मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन 10 क्या करेगा बेचारा, डिवाइड करेगा, वो EA का साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना 10। बेटू जब इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 52,897.7 किलो, सॉरी ये जूल में आएगा, जूल पर मोल। अब किलो जूल में का पता करना चाहते बेटा, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दीजिए, इस टर्म को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा बेटा
1000 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 52.897 52.897 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। ओके, चलिए तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्शन 2HI टू गिव्स H2 + I2 इज 209.5 किलो जूल पर मोल। यानी बेटा इसका एक्टिवेशन एनर्जी दे दिया है, EA की वैल्यू इतनी है, ठीक है ना। एट 581 केल्विन टेम्परेचर भी दे दिया है। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी हमें बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के फ्रैक्शन को पता करना है जिनकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या फिर उससे अधिक है, ठीक है ना, ग्रेटर है। चलिए लेट, मान लिया बेटा, लेट फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स मतलब जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर एनर्जी है या उससे अधिक है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन ऑफ दैट मॉलिक्यूल बी एक्स हमने एक्स मान लिया बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, एक्टिवेशन एनर्जी का इक्वेशन हम लोग देखें बेटा, तो x इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन E बेस E माइनस EA अपान RT, ठीक है ना। हमें एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में देखना बेटा, ठीक है ना। तो जब इसका हम लॉग लेंगे बेटा, इसकी वैल्यू लॉग में आएगी तो क्या हो जाएगा, लॉग x इजकल टू, ठीक है ना, लॉग x इजकल टू हो जाएगा माइनस EA अपान 2.303 RT। क्यों? क्योंकि नेचुरल लॉग पहले लूँगा, दोनों साइड का नेचुरल लॉग लेने पर बेटा, फिर नेचुरल लॉग से बेटा लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरल लॉग बराबर होता है 2.303 लॉग आता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा। अब ध्यान देना बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कितना दिया है, 209.5 किलो जूल, ओके। और 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.314, ठीक है ना, 314। तो बेटा ध्यान देना, ये जूल में होता है, ऊपर वाली वैल्यू किस में है, किलो जूल में है। तो हम क्या करें बेटा, इंटू 10⁻⁻3। ध्यान दीजिएगा, ध्यान समझिएगा, ऊपर वाली जो वैल्यू बेटा एक्टिवेशन एनर्जी है वो किस में है, किलो जूल में है। ध्यान दीजिएगा, जब आर की वैल्यू क्या होती है बेटा, 8.314 जूल में आती है। तो जूल को जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मतलब 3 से डिवाइड करते हैं, 1000 से भाग देंगे तो 10⁻³ या ऊपर जो बेटा किलो जूल में है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए तब भी वही बात आती, जूल में कन्वर्ट हो जाता। और टेम्परेचर कितना दिया बेटा, 581। कितना दिया है टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 581, ओके। जब इसको बेटा हम लोग सॉल्व करेंगे, log x इजकल टू आ जाएगा बेटा, पूरा उधर सॉल्व करने पर आ जाएगा -18.8323, ठीक है ना। तो लगभग इतना होगा बेटा। अब बताइए x की वैल्यू हमें पता करनी है तो उधर भेजेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा एंटी लॉग, इधर लॉग है तो उधर क्या हो जाएगा बेटा, एंटी लॉग -18.8323। कंफ्यूजन? तो बेटा ध्यान देना, अब इसको अगर देखेंगे तो एंटी लॉग जब इसका लेंगे तो जानते हैं कितनी आ जाएगी, ये जो पावर है बेटा एक बढ़ा देंगे, है ना। तो हो जाएगा बेटा, इसको अगर आप देखेंगे तो आ जाएगा, देखिए एंटी लॉग देखने का तरीका आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लॉग एंटी लॉग से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। तो बेटा जब इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.83 के 2 पर और 3 मीन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू आ जाए बेटा 1.471, और ये जो है एक पॉइंट बढ़ेगा तो 10⁻⁻19, ठीक है ना। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट का जो फ्रैक्शन है जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी या आइदर एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर है या उससे अधिक है, वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा, 1.471 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। इतने रिएक्टिंग स्पीसीज हैं
जिनके पास एनर्जी सफिशिएंट है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहीं विदा लेंगे और आपका पूरा इन टेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है ना। एक प्यारा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करिए और एक प्यारा प्यारा कमेंट भी किया कीजिए, क्योंकि वही हमारे लिए आशीर्वाद होता है, वही आपका स्नेह होता है बेटा। ओके, तो अब हम लोग विदा लेते बेटा। ओके, जय हिंद, जय भारत।